हाँ जी, सीए फाइनल वालों कैसे हैं आप सब। चलो जी, आज हम आपके सेट ए सेल्फ पेस्ड एग्ज़ाम के अंदर जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, अगेन ये टेक्निकल चैप्टर है और कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान है, जिसका नाम है इनसाइडर ट्रेडिंग। तो आज हम बात करेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग की। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने पहले कभी इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में ना सुना हो, ये तो नहीं हो सकता। सुना तो पक्का है कि इनसाइडर ट्रेडिंग होती क्या है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब जब कंपनी का ही कोई व्यक्ति या कंपनी से कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति कंपनी के शेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता है, तो इसे क्या कहते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग। अब इससे होता क्या है भाई साहब, आपने खुद का तो फ़ायदा पहुंचा लिया या फिर अपने जान पहचान वाले लोगों को तो फ़ायदा पहुंचा लिया, बट जनरल पब्लिक के पास तो ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थे ना, जिस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपने शेयर्स के अंदर ट्रेड किया। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली जब ये इलेक्शन का रिजल्ट आया है 4 जून को, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर्स अगर आपने देखे हो तो 15% नीचे गए, फिर अचानक बढ़ना शुरू हुए। क्यों अचानक बढ़ना कैसे शुरू हुए, सेबी ने पकड़ा। क्यों? क्योंकि कंपनी से जुड़े हुए कुछ व्यक्ति इनसाइडर इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे। इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मतलब कंपनी से रिलेटेड कोई सब्सटेंशियल इन्फॉर्मेशन थी जो शेयर करते हुए सेबी ने इन्हें पकड़ा है, जिसके बेसिस पे शेयर गिरते ही इन्होंने अचानक से शेयर खरीदे। क्यों? क्योंकि एक वाइटल इन्फॉर्मेशन कंपनी से रिलेटेड अवेलेबल थी जो आम जनता के पास नहीं थी, जो इन्हीं के पास थी फिलहाल। तो अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर शेयर्स में डीलिंग करते हैं या अपने दोस्तों रिश्तेदारों को डीलिंग करवाते हैं, तो यानी कि आप इनसाइडर ट्रेडिंग के दोषी कहलाते हैं। वर्ड हमने इतनी बार सुना हुआ है, पूछो मत। अगर सेबी के अंदर ध्यान हो तो 15G की पेनल्टी भी थी, लगभग 25 करोड़ रुपए की, कि अगर आपको इनसाइडर ट्रेडिंग का दोषी पाया गया तो 15G के अंदर 25 करोड़ रुपए की पेनल्टी है। ठीक है जी। अब आइएगा यहाँ पर डेफिनेशन। सबसे पहले डेफिनेशन के अंदर हम करते हैं कि इनसाइडर कौन होता है। इनसाइडर कौन होता है, आइए जी, इनसाइडर कौन होता है इसकी चर्चा करते हैं। इनसाइडर जी, तो डेफिनेशन कहती है रेगुलेशन 21G ऑफ द सेबी PIT रेगुलेशंस डिफाइन द इनसाइडर एज अ कनेक्टेड पर्सन, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो कि कंपनी से कनेक्टेड है, कोई भी व्यक्ति जो कि कंपनी से कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल MD ऑफ द कंपनी, तो ये कौन होगा, इनसाइडर। मतलब इसके पास तो सारी इंफॉर्मेशन होगी MD ऑफ कंपनी। अच्छा, फिर कहता है इन द पोसेशन ऑफ और हैविंग एक्सेस टू द अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। इन पोसेशन ऑफ, MD के पास एक बहुत बड़ी वाइटल इन्फॉर्मेशन थी कि अदानी पोर्ट जो है वो हाइफा पोर्ट को टेक ओवर करने जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा पोर्ट है इजराइल का, और अगर ये न्यूज़ मार्केट में आ गई तो 10% तक शेयर बढ़ सकता है। अब MD को तो ये न्यूज़ पता थी, मगर MD ने ये न्यूज़ अपनी वाइफ को बताई। वाह, इन पोसेशन ऑफ, वाइफ ऑफ MD, और हैविंग एक्सेस टू मतलब अब MD साहब अपना लैपटॉप खुद नहीं चलाते थे, MD साहब का लैपटॉप चलाने के लिए सेक्रेटरी रखी हुई थी, तो PA ऑफ MD, उसके पास भी एक्सेस थी इस चीज की। तो यानी कि इनसाइडर कौन है, कंपनी से कनेक्टेड व्यक्ति जो कंपनी से जुड़ा हुआ है। कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन अभी नीचे भी लिखी हुई है, हम डिटेल में पढ़ते हैं। फिलहाल वो व्यक्ति जो कंपनी से जुड़ा हुआ है, या फिर वो व्यक्ति जो कि इन पोसेशन है, मतलब जिसके पास इंफॉर्मेशन है, और हैविंग एक्सेस टू, या फिर जिसके पास एक्सेस है, किस चीज की एक्सेस है, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की। अभी इस चीज की डेफिनेशन देखते हैं। अनपब्लिश्ड यानी कि इंफॉर्मेशन अभी पब्लिश नहीं हुई है। प्राइस सेंसिटिव मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि प्राइस को ऊपर नीचे तक झकझोर के रख देगी, या तो ऊपर या नीचे। इंफॉर्मेशन मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन आपके पास है। तो अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जिनके पास है, UPSI। ठीक है जी। तो ये कौन कहलाते हैं, इनसाइडर कहलाते हैं। आगे अब यहां पर वर्ड आया कनेक्टेड पर्सन। चलिए कनेक्टेड पर्सन के बारे में समझ लेते हैं। कनेक्टेड पर्सन कौन होते हैं? तो कनेक्टेड पर्सन का मतलब होता है एनी पर्सन हु इज और हैज ड्यूरिंग द 6 month prior to the concerned act has been associated with the company directly or indirectly in any capacity including by the reason of, बस पहले ये लाइन पढ़ना, who is जो वर्तमान में है, क्या है, और हैज जो रह चुका है, ड्यूरिंग द 6 month प्रायर टू द कंसर्न्ड एक्ट, यानी कि ये जो एक्ट ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग,
ये जो एक्ट ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग है, इस घटना के 6 महीने पहले तक वो बंदा रह चुका है क्या? एसोसिएटेड कंपनी से रह चुका है, हैज बीन एसोसिएटेड विद द कंपनी, चाहे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, इंक्लूडिंग, बस पहले डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यहां तक का मुझे इंटरप्रिटेशन बताना। हु इज और हैज कनेक्टेड विद द कंपनी प्रायर टू द कंसर्न्ड एक्ट, 6 मंथ प्रायर टू द कंसर्न्ड एक्ट। क्या मैं कह सकता हूं, स्टार 1 मार्क किया मैंने यहां पर, क्या मैं कह सकता हूं कि इसका इंटरप्रिटेशन ये निकलता है कि 10 इवन आफ्टर रिजाइनिंग डायरेक्टर ऑब्लिक MD etc. shall continue to remain liable for insider trading up to 6 months। भाई अगले तुम्हारे रिटायरमेंट के 6 महीने तक भी अगर तुमने कोई शेयर्स खरीदे कंपनी के, मतलब कुछ केसेस अलाउ हैं उनको छोड़कर, तो आप इनसाइडर ट्रेडिंग के दोषी माने जाओगे 6 महीने तक। ध्यान रखना, 6 महीने तक तुम्हारे ऊपर नजर रखी जाएगी। तो कनेक्टेड पर्सन कौन है? देखो जी, कनेक्टेड पर्सन हमने कहा जी इनसाइडर में आया था कनेक्टेड पर्सन। इनसाइडर कौन है? कनेक्टेड पर्सन। कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन की तो मैंने कहा जी एनी पर्सन जो कि वर्तमान में या फिर जो पिछले 6 महीनों के अंदर भी कंपनी के साथ कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड पर्सन है। यानी कि आपके रिजाइन करने के 6 महीने बाद तक भी आप कंपनी के साथ कनेक्टेड पर्सन ही माने जाओगे। क्यों ऐसा क्यों माना गया है? क्योंकि देखो, जब आप रिजाइन करते हो कंपनी से तो माना जाता है कि अच्छी खासी पोस्ट पे हो, तो इसका मतलब माना जाता है कि आपके पास कंपनी से रिलेटेड बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन थी। अब वो 6 महीने का पीरियड ना बहुत ज्यादा बड़ा होता है, इनफैक्ट बहुत से भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जब वो वाइटल इंफॉर्मेशन जो है ना वो जनरली अवेलेबल इंफॉर्मेशन हो जाती है। मेरी कंपनी टेक ओवर करने जा रही है, मेरी कंपनी IPO लेने जा रही है, मेरी कंपनी राइट इशू लेने जा रही है, बस 6 महीने में कर लोगे जो करना, और क्या, ठीक है ना। तो इसलिए 6 महीने बहुत ज्यादा होता है जब वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जनरल इंफॉर्मेशन बन जाती है। तो फिर इसलिए 6 महीने का पीरियड लॉ मेकर ने कहा है कि आप अगर छोड़ के भी जाते हो तो भी 6 महीने तक कंपनी की सिक्योरिटी में डील नहीं करोगे, क्योंकि अपने रिजाइन करने के 6 महीने तक आप कंपनी के कनेक्टेड पर्सन माने जाओगे। कंटिन्यू टू रिमेन लायबल एज ही विल बी कनेक्टेड पर्सन। तो आप कनेक्टेड ही रहोगे, ठीक है। चलिए उसके बाद, एनी पर्सन हु इज और हैज ड्यूरिंग द 6 मंथ प्रायर टू द कंसर्न एक्ट बीन एसोसिएटेड विद द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एनी कैपेसिटी, इन एनी कैपेसिटी, जो कंपनी के साथ कनेक्टेड है किसी भी एंगल से, कैसे, इंक्लूडिंग बाय द रीजन ऑफ फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन विद इट्स ऑफिसर। भाई साहब कौन है ये जो फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन करते रहते हैं कंपनी के ऑफिसर से? फॉर एग्जांपल कंपनी का बैंकर। यानी कि अगर आप किसी भी तरीके से कंपनी से रिलेटेड रहे हो इन एनी कैपेसिटी, फॉर एग्जांपल आप कंपनी के ऑफिसर्स के साथ रेगुलर टच में थे, यानी कि यू आर द बैंकर। ध्यान रखना, आप कनेक्टेड पर्सन की कैटेगरी में आओगे, डील मत कर लेना गलती से कंपनी की सिक्योरिटी को ना करना वर्तमान में, ना 6 महीने बाद तक करना। आगे, बाय बीइंग इन एनी कॉन्ट्रेक्चुअल फिड्यूशरी और द एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, इसमें कौन आते हैं? फॉर एग्जांपल ये डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, MD, ये सब यहां पर आए जो फिड्यूशरी कैपेसिटी वगैरह में काम कर रहे हैं। बाय बीइंग अ डायरेक्टर अलग ले लिया, ऑफिसर, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, फिड्यूशरी कैपेसिटी को मैं और बढ़ा सकता हूं, म्यूचुअल फंड्स और ब्रोकर्स, ये सब। फिर होल्ड एनी पोजीशन इंक्लूडिंग अ प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन हिमसेल्फ एंड द कंपनी, कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी का CS, कंपनी का लीगल, कंपनी का और कोई कंसल्टेंट जो कि प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है कंपनी को, ये सब
क्योंकि कंपनी इनके साथ अपनी वाइटल इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करती रहती है। डेट अलाउ सच पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सेस टू, क्योंकि इन लोगों के पास यूपीएसआई होती है और इट्स रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू अलाउ सच एक्सेस, और कंपनी इनको ये एक्सेस अलाउ करती रहती है। तो ये लोग ध्यान रखना, ना तो वर्तमान में भी ये कहलाएंगे कौन, कंपनी के कनेक्टेड पर्सन यानी कि इनसाइडर हैं, और संबंध टूटने के बाद अगले 6 महीने तक भी ये कौन है, कंपनी के कनेक्टेड पर्सन ही कहलाएंगे। ये सब के सब कनेक्टेड पर्सन हैं ये कंपनी के, और जो कनेक्टेड पर्सन है वो कौन है, इनसाइडर है। कोई भी जो कनेक्टेड है वो इनसाइडर है। ठीक है। इसके अलावा भी द पर्सन फॉलोइंग विद इन द फॉलोइंग कैटेगरी शेल बी डीम्ड टू बी अ कनेक्टेड पर्सन। लो जी, इनको भी कनेक्टेड पर्सन माना जाएगा। ये भी कनेक्टेड पर्सन है। कौन, एन इमीडिएट रिलेटिव ऑफ द कनेक्टेड पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लॉज आई अबव। जो ऊपर है मतलब कंपनी के बैंकर के इमीडिएट रिलेटिव, कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट के इमीडिएट रिलेटिव, कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी के इमीडिएट रिलेटिव। अब इमीडिएट रिलेटिव की डेफिनेशन तो आपके सिलेबस में नहीं रखी इन्होंने, फिलहाल मान लेना यहां पर कौन आता है, स्पाउस आते हैं, प्लस चाइल्ड आता है, प्लस पेरेंट्स आते हैं, प्लस सिबलिंग आते हैं। ये तो ये इमीडिएट रिलेटिव ऑफ जो ऊपर जिनकी भी हमने बात की, फिड्यूशियरी कैपेसिटी, कंपनी के ऑफिसर, कंपनी के एम्प्लॉय, इन सब के इमीडिएट रिलेटिव। ठीक है। दूसरी बात, कंपनी की होल्डिंग एसोसिएट या सब्सिडरी कंपनी, ये भी डीम्ड एज कनेक्टेड पर्सन माने जाएंगे। अगर आप कनेक्टेड हैं तो आप इनसाइडर हैं। इंटरमीडियरी मतलब ब्रोकर्स, जो कि सेक्शन 12 ऑफ द सेबी एक्ट के अंदर, एक्ट का मतलब सेबी एक्ट के अंदर जिनकी चर्चा की गई है। ठीक है। फिर एम्प्लॉय और डायरेक्टर देयर ऑफ, उन इंटरमीडियरीज के एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स, देयर ऑफ का मतलब ऑफ इंटरमीडियरी। नेक्स्ट, कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी, कोई ट्रस्टी कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और एन एम्प्लॉय और द डायरेक्टर देयर ऑफ, यानी कि वो लोग जो कंपनी की एसेट्स को मैनेज करने का काम कर रहे हैं, कंपनी की एसेट्स का इन्वेस्टमेंट का काम कर रहे हैं, वो सब, तो उनको कंपनी के सारे इन्वेस्टमेंट प्लान वगैरह सब पता होंगे। एन ऑफिशियल ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज और ऑफ द क्लियरिंग हाउस ऑफ द कॉर्पोरेशन। भाई साहब, स्टॉक एक्सचेंज का जो स्टाफ होता है उसके पास सारी वाइटल इंफॉर्मेशन होती है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, क्लियरिंग हाउस, उनके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है कि कौन शेयर खरीद रहा है, कंपनी में किस वक्त शेयर खरीदे जा रहे हैं, कितने शेयर खरीदे जा रहे हैं, सब पता होता है। यानी कि शेयर खरीदे जा रहे हैं मतलब कुछ गड़बड़ है, इन्हें सारी इंफॉर्मेशन होती है। वैसे भी कंपनी इनके साथ शेयरिंग इंफॉर्मेशन तो शेयर करती रहती है। ठीक है। तो यानी कि ये सब इनके पास भी वाइटल इंफॉर्मेशन सारी होती है। तो दे आर डीम्ड एज कनेक्टेड पर्सन, मतलब ये इनसाइडर हैं कंपनी के शेयर के। फिर मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ द म्यूचुअल फंड्स और अ नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी ऑफ द म्यूचुअल फंड और द एम्प्लॉय। वो म्यूचुअल फंड जो कंपनी के शेयर लेके बैठे हैं, क्या होता है जब म्यूचुअल फंड शेयर्स लेते हैं ना, तो पहले मैनेजमेंट से मीटिंग्स होती है इन लोगों की। तो मीटिंग होती है तो क्लोज संबंध बनते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी में एक हैवी इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो क्लोज संबंध, घर वाले संबंध बन जाते हैं। तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी इनके पास काफी ज्यादा होती है। आगे, a member of the board of directors or an employee of a public financial institution जो कंपनी को फंड दे रहे हैं, as defined under section 2 clause 72 of the Companies Act। दो ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे देश में, एक LIC और एक IDFC। लो जी, तो मेंबर ऑफ द, तो इन पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने जिन्होंने कंपनी को लोन दिया है उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या एम्प्लॉयज। ठीक है जी। An official or an employee of the self-regulatory organization recognized or authorized by the act। मतलब कुछ एम्प्लॉयज वगैरह की ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ट्रेड यूनियंस वगैरह, ये भी इनके पास भी वाइटल इंफॉर्मेशन होती है। बैंकर ऑफ द कंपनी। अच्छा, फिर अगला पॉइंट तो बहुत ज्यादती वाला है यार। अ कंसर्न, फर्म, ट्रस्ट, HUF, company, association of person, wherein a director of a company or his immediate relative or a banker of the company has more than 10% of the holding or interest। मतलब ये है कि suppose if A Limited is a listed company और इस कंपनी का डायरेक्टर या फिर इस कंपनी डायरेक्टर का स्पाउस या फिर डायरेक्टर का बैंकर
या फिर कंपनी का बैंकर अगर होल्ड करता है मोर देन 10% किसी फर्म के अंदर, ये बहुत दूर तक पकड़ लिया, इतना दूर तक पकड़ने की जरूरत नहीं थी कनेक्टेड पर्सन में। तो कहता है अगर मान लीजिए आप डायरेक्टर हैं या डायरेक्टर के स्पाउस हैं या फिर बैंकर हैं, बैंकर किसके, कंपनी के, बैंकर ऑफ कंपनी, ध्यान रखना। और आप अगर किसी फर्म के अंदर, किसी ट्रस्ट के अंदर, किसी एचयूएफ के अंदर, किसी कंपनी के अंदर, किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन के अंदर 10% से ज्यादा की होल्डिंग रखते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं, तो फिर ये जो फर्म है ये भी डीम्ड एज कनेक्टेड पर्सन कहलाएगी, डीम्ड एज कनेक्टेड। यानी कि इसके पास भी वाइटल इंफॉर्मेशन है कंपनी से रिलेटेड और ये कनेक्टेड है। जो कनेक्टेड है मतलब इनसाइडर है। ठीक हो गई इतनी बात, आगे बढ़ते हैं। तो फिर ये जनरल ज्ञान दे रखा है, जीके दे रखा है जी। कहता है जी, इट इज टू बी नोटेड दैट अबव डेफिनेशन इंटेंड टू ब्रिंग इनटू इट्स एम्बेड द पर्सन हु मे नॉट सीमिंगली ऑक्यूपाई एनी पोजीशन इन द कंपनी बट स्टिल इन अ रेगुलर टच विद द कंपनी एंड इट्स ऑफिसर एंड आर इन्वॉल्वड इन द नो ऑफ द कंपनीज ऑपरेशन। तो मतलब उन्हें इनसाइडर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, दैट इज व्हाई वी हैव ट्रीटेड देम एज अ कनेक्टेड पर्सन, ये कहता है। फिर आता है अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 2, अगली डेफिनेशन आती है मेरे पास, जनरली अवेलेबल इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन है? जनरली अवेलेबल इंफॉर्मेशन। कहता है इट इज डिफाइंड एज अ इंफॉर्मेशन दैट इज एक्सेसिबल टू द पब्लिक ऑन अ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस। यानी कि जो सबको अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि कुछ एक को अवेलेबल है, मगर सबको अवेलेबल है, सबको। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ए लिमिटेड। ए लिमिटेड क्या है? एक लिस्टेड कंपनी है, शेयर्ड some information in relation to company with, हाँ जी, एक सेमिनार में गया, बैंकर के पास गया, स्टॉक एक्सचेंज के पास गया, मीडिया के पास गया। कंपनी के एमडी ने क्या किया भाई साहब? सेमिनार में इंफॉर्मेशन शेयर कर दी, बैंकर को कर दी, स्टॉक एक्सचेंज को नहीं की, मीडिया को भी नहीं की। एमडी ऑफ द ए लिमिटेड, जो कि एक लिस्टेड कंपनी है, इसने कोई इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू द कंपनी सेमिनार में शेयर की, बैंकर को शेयर की, बट स्टॉक एक्सचेंज और मीडिया को इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं पता है। तो यानी कि आम जनता को तो नहीं पता है। तो दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस। इसे हम डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस कहते हैं। तो ये अब जनरली अवेलेबल इंफॉर्मेशन नहीं है, ध्यान रखना। ये इनसाइडर इंफॉर्मेशन है क्योंकि आपने सबको शेयर नहीं की है ये इंफॉर्मेशन। तो जनरल अवेलेबल इंफॉर्मेशन क्या होती है? जो आप सबके साथ शेयर करते हैं, चाहे बेशक अभी अनपब्लिश्ड है, मगर आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस पर। ठीक है। तो जनरली अवेलेबल इंफॉर्मेशन इज डिफाइंड एज अ इंफॉर्मेशन दैट इज एक्सेसिबल टू द पब्लिक ऑन अ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस, सबको अवेलेबल होगी। इट इज इंटेंडेड दैट एनीवन इन द पोसेशन ऑफ और हैविंग एक्सेस टू द अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शुड बी कंसीडर्ड एज इनसाइडर। यानी कि किसी के पास भी यूपीएसआई है तो वो इनसाइडर माना जाता है, रिगार्डलेस ऑफ हाउ वन कम इन द पोसेशन ऑफ और हैड एक्सेस टू सच इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, जिसके पास भी यूपीएसआई है वो इनसाइडर है, क्योंकि यूपीएसआई है आपके पास, और मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि इंफॉर्मेशन आपके पास कैसे आई। देयरफॉर दिस डेफिनेशन इज इंटेंडेड टू ब्रिंग विद इन इट्स रीच एनी पर्सन हु इज इन रिसिप्ट ऑफ और हैज एक्सेस टू द अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। एनी इंफॉर्मेशन पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज वुड बी कंसीडर्ड एज जनरली अवेलेबल। तो जो वेबसाइट पे है वो जनरली अवेलेबल है, मतलब एक्सेस टू ऑल है। तो भैया इस पैरा का मतलब क्या है? इस पैरा का मतलब क्या है? ये पैरा कहना चाह रहा है कि देखो जी, जो भी यूपीएसआई जिसके पास है वो इनसाइडर है, परंतु अगर मैं कहता हूं कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि सबके पास अवेलेबल है तो आप इनसाइडर नहीं कहलाओगे, मतलब आपके ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट नहीं लगेंगे। तो जनरल अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बारे में एमसीक्यू में केवल पूछा जा सकता है कि ये कौन सी इंफॉर्मेशन होती है जो कि पब्लिक को नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस अवेलेबल होती है। बस यही सवाल बनता है एमसीक्यू पे यहाँ पर। और ये सवाल दूसरा बन सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि अवेलेबल है कहां पर? वेबसाइट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, वो ऑर्डिनरली बी कंसीडर्ड एज अ जनरली अवेलेबल इंफॉर्मेशन। ठीक है,
और आगे बढ़ते हैं। फिर आता है मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम क्या है, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या होती है। अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आएगा। हाँ जी, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या है। मैंने इस डेफिनेशन के नीचे एक यहाँ पर इस टाइम आपको बॉक्स नज़र नहीं आ रहा, बट जब आपके पास ये असाइनमेंट पूछेगा तो आपको यहाँ पर एक बॉक्स नज़र आएगा। तो फिलहाल मैं उसी बॉक्स को मान के चलता हूँ कि ये बॉक्स है, मैंने अभी तो नहीं डाला मगर यहाँ पे डालना चाहिए मुझे, तो इसलिए जब आपके पास ये असाइनमेंट आएगा तब तक ये बॉक्स होगा, डोंट वरी, बस 1 मिनट देना मुझे। अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या होती है, चलिए देखना शुरू करते हैं। हाँ जी, मैं इस शीट पे लिख रहा हूं, मगर आपके पास अपना बॉक्स होगा तो चिंता मत कीजिएगा, आपके पास अपना बॉक्स रहेगा। हमने कहा जी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, देखो जी ऐसा है, ये इसे अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के नीचे ये बॉक्स रहेगा, ध्यान रखना, ये इसी यहां पर ही बॉक्स रहेगा एनालिसिस का, तो आप वहीं पे लिखना जो भी लिखना आपने। हाँ जी, मैं कह सकता हूं इंफॉर्मेशन विच इज अनपब्लिश्ड, जो कि अभी अनपब्लिश्ड है और साथ में प्राइस सेंसिटिव भी है, अनपब्लिश्ड भी है और प्राइस सेंसिटिव भी है। व्हेन ऐसे अनपब्लिश्ड है तो अनपब्लिश्ड का मतलब है नॉट जनरली अवेलेबल, सबके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है। एंड व्हेन आई से प्राइस सेंसिटिव है तो प्राइस सेंसिटिव का मतलब है इफ बिकम अवेलेबल, जैसे ही ये मार्केट में आ जाएगी, जैसे ही अवेलेबल हो जाएगी, लाइकली टू कॉज मेटीरियल प्राइस चेंज, मतलब एक बड़े लेवल का प्राइस चेंज ला सकती है, ये प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। अनपब्लिश्ड मतलब जनरली अवेलेबल नहीं है, प्राइस सेंसिटिव मतलब अगर ये अवेलेबल हो गई तो फिर लाइकली टू कॉज द मटेरियल प्राइस चेंज कर सकती है। और ये क्या है, ये इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन है किससे रिलेटेड, रिलेटिंग टू कंपनीज सिक्योरिटीज, कंपनीज की सिक्योरिटी से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन है जो अभी अनपब्लिश्ड है, मतलब जनरली अवेलेबल नहीं है, या प्राइस और प्राइस सेंसिटिव है, जो अगर अवेलेबल हो गई तो मटेरियल मूवमेंट प्राइस के अंदर ला देगी। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल एक इंफॉर्मेशन थी, मैं एमडी हूं पोपली इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, एंड आई एम गोइंग टू मैरी नोरा। मैंने नोरा से कहा कि हे नोरा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। अच्छा, वो पागल हो गई कि भाई पोपली मिल गया, वो तो नाचने लगी। उसने कहा हाँ। अब इससे अगर ये इंफॉर्मेशन मार्केट में आ गई तो क्या प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा, भाई कमाल हो गई बात। तो फिर मेरा मैरिज करना नोरा से, मैरिंग नोरा, हाउ विल इट अफेक्ट द प्राइस। तो मैं कह सकता हूं नहीं जी नहीं, ये UPSI कहीं से भी नहीं है। मैं कौन हूं, MD ऑफ लिस्टेड कंपनी। भाई यहां पर लिस्टेड कंपनियों का ही प्रभाव आता है, ये तो क्लियर है ना। अनलिस्टेड कंपनियों में हमने क्या तेल निकलवाना है, और वहां सेबी क्यों लगेगा। तो यहां लिस्टेड कंपनियों का ही प्रभाव आता है, तो ध्यान रखना। इनसाइडर मतलब कंपनी, यहां पे मतलब जो कंपनी लिस्टेड है। चलिए उसके बाद, अच्छा अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पता लग जाए कि कंपनी का जो MD है उसका एक्सीडेंट हो गया है, MD मेट विद एक्सीडेंट, अब 2 चांस है, सम टाइम इन रिकवरी, या फिर उसकी डेथ हो गई है, कंपनी का MD। बताओ जी, अब नाम नहीं लेना चाहिए, सोच के देखो किसी भी बड़ी कंपनी के बारे में और उस MD के बारे में सोच के देखो। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाए तो फिर आप क्या करोगे, घबराहट पैदा होगी कि गए मेरे शेयर, और ये इंफॉर्मेशन अभी अवेलेबल नहीं है, जनरली अवेलेबल नहीं है, आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो अगर तो
सम टाइम इन रिकवरी लेगा तो मैं कह सकता हूँ नॉट यूपीएसआई नहीं है। बट अगर उसके डेथ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो क्या मैं कह सकता हूँ यूपीएसआई है? ये पूछ सकता है, ये पूछेगा इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन के अंदर कि वो यूपीएसआई है या नहीं है। देखो जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना तो मेरा पर्पस ये तुम्हारा सेल्फ ये जो सेट ए है केवल इसी को टारगेट में रख के नहीं चल रहा। मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो मैं तुम्हें वहाँ तक लेके जा रहा हूँ तो तुम इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन के केस स्टडीज़ को कर सको, और वो मज़ेदार लेवल की केस स्टडीज़ होगी जहाँ पर आपको गहराइयों के सागर में लेके जाने वाला है वो। ठीक हो गई इतनी बात भी? तो ये हुआ हमारा अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। आइएगा पढ़ना शुरू करते हैं। क्या कहता है जी? एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कंपनी और इट्स सिक्योरिटी जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दैट इज नॉट जनरली अवेलेबल which upon becoming generally available is likely to materially affect the price of the security and shall ordinarily including but not restricted to information relating to following। तो मतलब नॉर्मली अगर आपके पास इन चीज़ों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, कौन से कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट क्या होने वाले हैं इस बार, भाई साहब ये तो बहुत वाइटल इन्फॉर्मेशन है, और आपके पास है कि इस बार के क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट दुगना होने वाला है, और दुगना लगान। तो फिर अभी क्या हुआ था, मैं अभी एक इंसिडेंस शायद सेबी के वहाँ से निकल गया मुझे लगता है, टाटा मोटर्स ने अभी रिजल्ट डिक्लेयर किए थे, भाई साहब 46% सेल्स बढ़ी, उसके बावजूद शेयर प्राइस 10% कम। क्यों? क्योंकि एक ऊंचे प्राइस पे आ गया था, सेल्स इतने परसेंट बढ़ी है तो बड़ी खुशी की खबर थी, मगर 2 करोड़ शेयर बेच के एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर निकल गया। तो मुझे लगता है सभी ने ध्यान नहीं दिया या क्या हुआ या कुछ हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ सेटिंग, कुछ एग्रीमेंट कुछ जरूर था अंदरूनी, वरना बड़ा ही भयंकर लेवल पे मतलब उसे दिन उठा के उसने शेयर बेचे हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़े होती रहती हैं। अब हर चीज़ ना सभी की पकड़ में नहीं आती। देखो सभी 10 में से एक चीज़ पकड़ता है कोई, या 100 में से एक चीज़ पकड़ता है और 25 करोड़ की पेनल्टी लगा के बाकियों के मन में खौफ पैदा कर देता है। तो चलिए फाइनेंशियल रिजल्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास है। डिविडेंड, अब हम लोग पहले मैं शेयर पे एडवाइस दिया करता था भाई साहब, फिर सेबी ने ऐसे ही शेयर पे एडवाइस देने वाले एक व्यक्ति के ऊपर पेनल्टी लगाई। अभी 25 करोड़ रुपए की एक वेबसाइट चला रहा था, यूट्यूब चैनल चला रहा था, आपने नाम भी सुना होगा। तो फिर मैंने वहीं रोक दिया, मैं अगर रुक जाए इसे दोबारा से शुरू करूंगा किसी और एंगल से। अब हालांकि अब शुरू करने वाला हूँ, जल्दी शुरू करने वाला हूँ, यूट्यूब पे इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा उसकी, और जहाँ हम इसे डिस्कस करेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स ऑफ द वीक, मतलब कंपनी ऑफ द वीक के नाम से शुरू करने वाला हूँ। तो जहाँ मैं किसी कंपनी के फंडामेंटल का डिस्कशन करूंगा, जैसे अभी मैंने 4-5 महीने पहले शुरू किया था सुजलॉन का, 12 रुपये पे था, आज वो 50 पे है। फिर मैंने JITF शुरू किया, अगले हफ्ते JITF कवर किया तो 500 पे था, वो अभी 900 टच किया उसने, अब मेरे ख्याल से वापस आया 700 पे। फिर मैंने टच किया था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, वो उस टाइम था कितने पे, 1800 रुपये पे। तो आप देख सकते हो उसका प्राइस, मतलब 4 कंपनियां कवर की थी मैंने उस टाइम, और चारों कंपनियां कितने 6 और 8 महीने में 200 से 300% ऊपर हैं। और मैंने ये नहीं कहा था इन्वेस्ट करो, मैंने केवल इतनी बात कही थी कि ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो यानी कि मूवमेंट तो आ रहा है, ठीक है ना। तो ये सीरीज अब शुरू करने वाला हूं मैं दोबारा, मगर एक नए रूप में। फिलहाल फाइनेंशियल रिजल्ट, डिविडेंड, आपके पास कंपनी के डिविडेंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। भाई साहब ITC का डिविडेंड इस बार 200% होने वाला है। जानते हो कि सबसे हाईएस्ट पेइंग डिविडेंड वाली कंपनी इंडिया की ITC है, बट डिविडेंड पेइंग क्राइटेरिया के बेसिस पे शेयर में मूवमेंट, शेयर कभी मत खरीदना। फिलहाल ये डिविडेंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आपके पास, ठीक है, अच्छी बात है। ये भी अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ही मानी जाएगी। चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल कंपनी बायबैक करने वाली है, अच्छा जैसे TCS करती रहती है, तो शेयर के मूवमेंट में जबरदस्त अंतर आता है। आगे मर्जर, डीमर्जर, एक्विजिशन वगैरह से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कंपनी में मुकेश अंबानी आने वाले हैं या मुकेश अंबानी कंपनी को छोड़ के जाने वाले हैं, तो ये सब UPSI हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन UPSI कहलाती है, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ डेफिनेशंस हो गए। अब डेफिनेशन के बाद ना पहले एक बार हम वहाँ आते हैं, रेगुलेशंस पे आते हैं। आइएगा रेगुलेशन नंबर 3।
सबसे पहले रेगुलेशन पे आते हैं। रेगुलेशन नंबर 3 क्या कहता है? कहता है नो इनसाइडर। अच्छा, आप फटाफट याद करो इनसाइडर की डेफिनेशन। इनसाइडर में कौन आता था? कनेक्टेड पर्सन, और फिर कोई भी व्यक्ति जो कि उस पोजीशन में है या फिर जिसको एक्सेस है उस इंफॉर्मेशन की। तो फिर इनसाइडर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाता है रेगुलेशन नंबर 3। कहता है जी, ना तो आप कम्युनिकेट करोगे, ना तो आप प्रोक्योर करोगे अगर आप इनसाइडर हो। किस चीज का? अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का। ना तो आप कम्युनिकेट करोगे और ना ही आप प्रोक्योरमेंट करोगे। दोबारा सुन लेना, ना ही आप प्रोक्योर करोगे, ना ही आप कम्युनिकेट करोगे। कम्युनिकेट मतलब शेयरिंग, यानी कि आप अगर इनसाइडर हो तो आप शेयरिंग नहीं करोगे, दैट इज शेयरिंग। और प्रोक्योरमेंट भी नहीं करोगे। प्रोक्योरमेंट का मतलब इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराना। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप कंपनी के पीए हैं, कंपनी के एमडी के पीए हैं। आप घुस गए अपने एमडी के ऑफिस में। एमडी साहब बाहर थे, आपने उनका लैपटॉप खोला और उठा के सारी इंफॉर्मेशन उठा ली। दिस इज कॉल्ड प्रोक्योरमेंट। यानी कि पीए of MD open laptop and collected info, UPSI। तो ना तो आप कम्युनिकेट करोगे, ना ही आप प्रोक्यूर करोगे। प्रोक्यूर मतलब एक्सेस पाना, ओके, ऑफ एनी UPSI। No insider shall communicate, provide। पहला क्या है? shall communicate। फिर क्या लिखा है? provide। communicate, provide और allow access to, और allow access to कैसे कैसे शब्द हैं, जरा दोबारा गौर करना। no insider वर्ड देखिएगा, shall कम्युनिकेट। ना तो आप किसी को कम्युनिकेट करोगे, ना ही किसी को प्रोवाइड करोगे, और ना ही किसी को एक्सेस अलाउ करोगे टू एनी यूपीएसआई रिलेटिंग टू द कंपनी और द सिक्योरिटीज जो कि लिस्टेड है या प्रपोज टू बी लिस्टेड है, टू एनी पर्सन इंक्लूडिंग अदर इनसाइडर्स। अदर इनसाइडर्स मतलब कंपनी के किसी और डायरेक्टर के साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करोगे, शायद क्योंकि उसके पास ये अवेलेबल ना हो और आप उसे शेयर कर रहे नहीं। एक्सेप्ट वेयर सच कम्युनिकेशन इज इन द फर्दरेंस ऑफ। हां, आप ये इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये शेयरिंग जो है वो जरूरी है। किस लिए? किसी लेजिटिमेट पर्पज से जरूरी है। अगर ये शेयरिंग किसी लेजिटिमेट पर्पज से जरूरी है, या फिर आपकी परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज के कारण ये जरूरी है, और या फिर डिस्चार्ज ऑफ द लीगल ऑब्लिगेशन, किसी लीगल ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज करने के लिए जरूरी है। तो दोबारा पढ़िएगा, नो इनसाइडर शेल कम्युनिकेट। मैंने कहा जी लेजिटिमेट पर्पस, फॉर एग्जांपल शेयरिंग इंफॉर्मेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। शेयर कर रहे हो इंफॉर्मेशन किसके साथ? टू द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के साथ अगर इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो तो ये लेजिटिमेट पर्पस है और ये आपकी ड्यूटीज है। ये आपकी ड्यूटीज है भाई, ये तो आपको शेयर करना ही पड़ेगा ना, तो उसमें क्या दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड डिस्चार्ज ऑफ द लीगल ऑब्लिगेशन भी है ये, क्योंकि एलओडीआर की रिक्वायरमेंट है। ठीक हो गई इतनी बात? अगला एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल, टेकिंग ओपिनियन फ्रॉम एक्सपर्ट बिफोर मर्जर। लो जी, मर्जर से पहले किसी से आप क्या ओपिनियन लेना चाह रहे हो? किसी एक्सपर्ट से। तो फिर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, अपनी ड्यूटी निभा रहे हो आप, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप उसके साथ इंफॉर्मेशन अपनी कंपनी की शेयर करना चाह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक ओपिनियन लेना चाह रहे हो, आप अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर एलपीडी इसके लिए
अगर आप कोई इंफॉर्मेशन शेयर करते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अलाउइंग एक्सेस कहता है कम्युनिकेट, प्रोवाइड और अलाउ एक्सेस, मतलब शेयरिंग ऑफ लैपटॉप। लैपटॉप शेयर कर रहे हो अपना, ध्यान रखना नहीं कर सकते भैया, दिक्कत हो जाएगी। सामने वाला यूपीएसआई ले सकता है, आपके ऊपर दिक्कत आएगी। आपने अपना लैपटॉप कैसे उसे अलाउ कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नो इनसाइडर शेल कम्युनिकेट, provide or allow access to the UPSI relating to the company or securities relating to the company to any person including other insider, जब तक ये इंफॉर्मेशन शेयर करनी जरूरत ना हो एलपीडी के कारण, लेजिटिमेट पर्पस के कारण, परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज के कारण या डिस्चार्ज ऑफ द लीगल ऑब्लिगेशन के कारण, बस अदरवाइज शेयरिंग नहीं हो सकती। फिर कहता है जी नो पर्सन शेल प्रोक्यूर, नो पर्सन शेल प्रोक्यूर मतलब कोई भी व्यक्ति एक्सेस नहीं करेगा। नो पर्सन शेल प्रोक्यूर, ओके, फ्रॉम और कॉज द कम्युनिकेशन बाय एनी इनसाइडर of the unpublished price sensitive information relating to a company or securities listed or proposed to be listed except in furtherance of the legitimate purpose। सर पहले और दूसरे में फर्क क्या है? पहला क्या कहता है, जरा ध्यान से पढ़ना। पहला क्या कहता है? पहला बताता है कि कोई भी व्यक्ति ना तो शेयर करेगा ना कम्युनिकेट करेगा। दूसरा कहता है कोई भी व्यक्ति एक्सेस करने की कोशिश नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई मीडिया हाउस, कोई जर्नलिस्ट, फॉर एग्जाम्पल जर्नलिस्ट, तो कोई भी व्यक्ति शेल प्रोक्यूर फ्रॉम or cause the communication by any insider of the unpublished price sensitive information relating to company। यानी कि पहला रेस्ट्रिक्शन लगाता है कम्युनिकेट करने पर, प्रोवाइड करने पर, एक्सेस अलाउ करने पर, और दूसरा कहता है प्रोक्यूर करना इंफॉर्मेशन मतलब उपलब्ध कराना इंफॉर्मेशन फ्रॉम और कॉज द कम्युनिकेशन by any insider of the UPSI relating to company or security listed or proposed to be listed except in again एलपीडी को छोड़कर। तो मोर और लेस फर्स्ट और सेकंड दोनों अगेन सेम ही इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। थर्ड अब आता है 2A। 2A क्या कहता है? कहता है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी शैल मेक अ पॉलिसी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द लेजिटिमेट पर्पस एज अ पार्ट ऑफ द कंडक्ट ऑफ द फेयर डिस्क्लोजर एंड कंडक्ट फॉर्मुलेटेड अंडर रेगुलेशन नंबर 8। अब रेगुलेशन 8 मेरे सिलेबस के अंदर तो नहीं है, बट फिलहाल रेगुलेशन 8 सिलेबस में तो नहीं है, बट इसके अंदर लिखा क्या जाता है? इसके अंदर लिखा जाता है कि कोई भी कंपनी अगर मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन शेयर करेगी तो उसको इंफॉर्मेशन शेयर करने का एक तरीका होता है। फॉर एग्जांपल कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करेगा वो कंपनी का चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है वही इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, उनके अलावा कोई भी कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा। अब ये कहाँ लिखा जाता है? कंपनी के कोड ऑफ द फेयर डिस्क्लोजर एंड कंडक्ट में लिखा जाता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल मेक अ पॉलिसी, हर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक लेजिटिमेट पर्पस के लिए एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि हु विल शेयर द इंफॉर्मेशन, यानी कि दिस कोड to specify about authorized person for example
चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर who is authorized to share UPSI on behalf of company। बस जी, इसके अलावा और कोई कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता है, केवल यही व्यक्ति कर सकता है और कोई नहीं। तो नॉर्मली कंपनियों में एक चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बनाया जाता है इसके लिए। उसके बाद explanation for the purpose of this illustration the term legitimate purpose share include the sharing of UPSI in the ordinary course of the business by an insider with the partners, collaborators, lenders, customers, suppliers, merchant bankers, legal advisors, auditor, insolvency professional or other advisor or consultant, provided such sharing has not carried out to evade or circumvent the prohibition of these regulations। क्या मतलब है, एक बार दोबारा पढ़ के देखिएगा। सर्कमवेंट का मतलब क्या होता है? सर्कमवेंट का मतलब होता है वे टू अवॉइड एनी रेगुलेशन। कहता है जी लेजिटिमेट पर्पस में वो चीज़ें भी आती हैं जब आप ये इंफॉर्मेशन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस में शेयर कर रहे हैं। किसके साथ? अपने पार्टनर्स के साथ, कोलैबोरेटर्स के साथ, लेंडर्स के साथ, कस्टमर्स, सप्लायर्स, मर्चेंट बैंकर्स वगैरह के साथ, प्रोवाइडेड आपका उद्देश्य जो है इन रेगुलेशन को अवॉइड करना नहीं है। आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस में आप शेयर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास आया ह्यूज एक्सपोर्ट ऑर्डर आया ए लिमिटेड, ये एक लिस्टेड एंटिटी है, रिसीव्ड किया है इन्होंने ह्यूज एक्सपोर्ट ऑर्डर। तो एक बहुत बड़ा इनके पास एक एक्सपोर्ट ऑर्डर आया। अब उस एक्सपोर्ट ऑर्डर को इन्होंने एग्जीक्यूट करना था, तो इन्होंने पहले अपने क्रेडिटर के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की कि बहुत बड़ा ऑर्डर आया हमारे पास, तो जरा सा हमें तू हिंट दे दे कि क्या तू माल की सप्लाई कर पाएगा या नहीं। तो इसलिए इन्होंने अपने क्रेडिटर के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की। लॉ कहता है कोई दिक्कत नहीं है, दे शेयर इन्फो विद देयर क्रेडिटर to know about availability of raw material। लॉ कहता मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये लेजिटिमेट है। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस में और आपका उद्देश्य कहीं भी इन रेगुलेशन को अवॉइड करना नहीं है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सिमिलरली अगर आप बैंकर के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, हमें लिमिट चाहिए जी, एक बहुत बड़ा ऑर्डर आ रहा है। सिमिलरली अगर आप अपने कस्टमर्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो कि भाई बोलो तुम्हें इस बार कितनी क्वांटिटी चाहिए होगी, क्योंकि हमारे पास एक ऑर्डर आया है जो हमें एग्जीक्यूट करना है, तो तुम्हारे लिए अवेलेबल चाहिए होगी, तो हम क्वांटिटी और मंगा के रखें। तो वो कहता है, लॉ कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। फिर आते हैं 2B पर। कहता है एनी पर्सन इन रिसिप्ट ऑफ द UPSI परसुएंट टू द लेजिटिमेट पर्पस। ये जो ऊपर वाले सारे हैं ना, ये इनके बारे में कह रहा है। कहता है अगर आपके पास इंफॉर्मेशन आई भी है और कंपनी के क्रेडिटर हैं, सप्लायर हैं, बैंकर हैं, तो ध्यान रखना आपको इस इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ेगा। आप इस इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप क्या माने जाओगे? इनसाइडर माने जाओगे। यानी कि आप कंपनी के अब इनसाइडर माने जाओगे, और आप इनसाइडर माने जाओगे तो फिर आप इस इंफॉर्मेशन को, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करोगे इस UPSI की। आप इस अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करोगे, क्योंकि आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ चुकी है। ये जितने भी ऊपर लिखे गए हैं सब के सब। ठीक है। फिर आता है रेगुलेशन 3.3 कम्युनिकेशन ऑफ UPSI। कहता जी एन अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में बी कम्युनिकेटेड प्रोवाइडेड अलाउड एक्सेस टू और प्रोक्यूर्ड इन कनेक्शन विद अ ट्रांजैक्शन डेट वुड। तो यानी कि रेगुलेशन 3.3 क्या करने जा रही है? कह रही है ऐसी तैसी कराओ ऊपर लिखी सभी की सभी रेगुलेशन।
यानी कि ये एक एक्सेप्शन का काम करने वाली है। दिस इज एन एक्सेप्शन टू 3(1)(2)(2a)(2b), ये सबकी एक्सेप्शन है। एन अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट की जा सकती है, प्रोवाइड की जा सकती है, एक्सेस भी अलाउ की जा सकती है, अवेलेबल कराई जा सकती है अगर ट्रांजैक्शन किस नेचर की हैं। अब लो जी, एक्सेप्शन की बातें कर रहा है। पहला इंटेल, इंटेल का मतलब होता है रिजल्ट इनटू, इंटेल मींस रिजल्ट इनटू, हाँ जी। एन ऑब्लिगेशन टू मेक एन ओपन ऑफर अंडर द टेक ओवर रेगुलेशंस where the board of director of the listed companies of the informed opinion that sharing of such information is in the best interest of the company, that sharing of the such information is in the best interest of the company। क्या मतलब है इसका? मतलब अभी हमने टेक ओवर कोड के अंदर वैसे तो पढ़ लिया है। अच्छा, ये जो सवा दो लाइनें लिखी हुई है ना, ये 2 लाइनें जो लिखी हुई हैं, ये इसका डिटेल्ड वर्जन है, मतलब जनरल नॉलेज है, पढ़ने की जरूरत नहीं जनरल नॉलेज को, बस यहां से इसका इंटरप्रिटेशन समझ लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बात बड़ी सीधी सी है। ए लिमिटेड, ये है एक्वायरर, टेक ओवर कोड याद है। फिर ये है जेड लिमिटेड, ये कौन है? टारगेट कंपनी है, लिस्टेड है, ठीक है जी। अब ए लिमिटेड ने क्या किया है? ऑलरेडी एक्वायर किया हुआ है, एक्वायर्ड 24% इन जेड लिमिटेड। लो जी, अब मैं कह रहा हूं एडिशनल 1% एक्वायर करने जा रहा है इन 23-24, एडिशनल 1% करने जा रहा है, एडिशनल 1% हो गया। ट्रिगर पॉइंट आ गया, ट्रिगर्ड पॉइंट आ गया। अब क्या करना पड़ेगा? ओपन ऑफर देना पड़ेगा। कितने के लिए? 26% के लिए ओपन ऑफर फॉर 26%, 26% के लिए अब एक ओपन ऑफर जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हमारा लॉ कहता है कि देखो जेड लिमिटेड, आपको क्या करना चाहिए कि अब ना इंफॉर्मेशन शेयर कर दो अपनी कंपनी से रिलेटेड, कुछ भी जो भी तुम्हारे पास कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो ए लिमिटेड के साथ शेयर कर देनी चाहिए। सर ऐसा कैसे? ये कैसे? ए लिमिटेड जेड लिमिटेड को टेक ओवर कर रहा है और जेड लिमिटेड इंफॉर्मेशन अपनी शेयर कर रहा है। आपके दिमाग में ना होस्टाइल टेक ओवर आए हैं, जहां ए लिमिटेड ने पता भी नहीं लगने दिया और जेड लिमिटेड की जमीन खोद दी। बट टेक ओवर हमेशा होस्टाइल नहीं होते, कुछ टेक ओवर फ्रेंडली टेक ओवर भी होते हैं, जहां दोस्ताना वातावरण के अंदर ऐसा किया जाता है, दोस्ती यारी के अंदर किया जाता है। तो ये जो इसने पॉइंट कवर किया है यहां पर, दिस इज अबाउट द फ्रेंडली टेक ओवर। तो फ्रेंडली टेक ओवर अगर हो रहा है तो इट इज द रिस्पॉन्सिबल फ्रेंडली टेक ओवर में इफ द टारगेट कंपनी इज शेयरिंग द इंफॉर्मेशन विद द एक्वायरर कंपनी, तो लॉ कहता है मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यानी कि इन फ्रेंडली टेक ओवर target company can share info which is UPSI with acquirer। कोई दिक्कत नहीं है हमें। अगर कोई टारगेट कंपनी अपने एक्वायरर को अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करती है, क्योंकि फ्रेंडली टेक ओवर है, हॉस्टल में तो करेगी नहीं, बट फ्रेंडली टेक ओवर में कर रही है, तो ये रेगुलेशन कहती है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर, एक्सेप्शन के पॉइंट नंबर 2 के अंदर। ऊपर से ही शुरू करते हैं, क्या कहता है? लो जी, एन अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में बी कम्युनिकेटेड, प्रोवाइडेड, allowed, accessed or procured in connection with the transaction that would, in connection with the transaction that would, J,
नॉट अट्रैक्ट द ऑब्लिगेशन टू मेक एन ओपन ऑफर, यानी कि कहीं ट्रिगर पॉइंट वगैरह की बात नहीं हो रही है, मतलब आप ट्रिगर पॉइंट अचीव नहीं कर रहे हैं, नॉट अचीविंग ट्रिगर पॉइंट। आप कोई ट्रिगर पॉइंट तो अचीव नहीं कर रहे हैं under the takeover regulation, but where the board of director of the listed company is of the informed opinion that sharing of such information is in the best interest of the company, and that the information that constitute the UPSI is disseminated to be made generally available at least 2 trading days prior to the proposed transaction being effected in such form as the board of director may determine to be adequate and fair to cover all the relevant and material information facts। पढ़ के देखना जरा। नॉट अट्रैक्ट द ऑब्लिगेशन टू मेक एन ओपन ऑफर, मतलब कुछ इस तरीके की घटना हो रही है कि जो ट्रिगर पॉइंट को अचीव नहीं करने वाली है। अच्छा, कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैंने सबसे पहले अदानी पोर्ट का एग्जाम्पल लिया था आज। मैंने कहा जी अदानी पोर्ट्स, इसको ना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला इजराइल के अंदर, जो हमारा एक इंडिया का रोड बन रहा है ना यूरोप तक, जो चाइना के रोड के मुकाबले जो इंडिया का एक रोड बन रहा है जो इंडिया से यूरोप को कनेक्ट करेगा, अभी जिसके लिए सिग्नेचर्स वगैरह हुए हैं, जो G20 मीटिंग में साइन हुए थे। तो ये जो इंडिया का रोड जाएगा ये यूरोप से कैसे मिडल ईस्ट से होता हुआ जाएगा, मिडल ईस्ट में जाकर ये इजराइल के हाइफा पोर्ट से फिर यूरोप की तरफ जाएगा। ठीक है, इजराइल मिडल ईस्ट वगैरह में ही पड़ता है, तो मिडल ईस्ट से होता हुआ फिर ये जाएगा यूरोपियन कंट्रीज को, फिर जाके मिलेगा। तो अब अदानी को एक प्रोजेक्ट मिला है इस हाइफा पोर्ट का, और इस हाइफा पोर्ट को डेवलप करना है अदानी पोर्ट ने। अब इसे ये प्रोजेक्ट तो मिल गया है, मगर कंडीशन ये थी कि इसमें अदानी वालों को 8% स्टेक जो है वो इजरायली कंपनी को ट्रांसफर करनी है। ट्रांसफर ऑफ स्टेक ऑफ 8% स्टेक, क्योंकि अमेरिका ने इसमें बीच में इंटरवेंशन किया है कि इजराइल का ये पोर्ट बना के दो, इंडिया को अलाउ किया अदानी, और बदले में अदानी के खिलाफ जितने भी कुछ भी एलिगेशन थे सब साफ हो गए हैं। हाइडनबर्ग वगैरह जितने भी थे, जॉर्ज सोरस, सब चुप हो गए हैं। आपने देखा होगा अचानक, क्यों? क्योंकि अमेरिका का आशीर्वाद है यहाँ पर इजराइल के लिए, और अदानी पोर्ट को कहा गया कि ये काम कर। तो ट्रांसफर ऑफ 8% स्टेक टू इजराइल कंपनी, इजराइल यही स्पेलिंग है ना, मतलब गलत भी हो तो समझ लेना। अब मुझे एक बात बताना, अगर अदानी पोर्ट 8% स्टेक बेच रहा है तो फिर टेक ओवर कोड तो नहीं लग रहा, परंतु अगर वो ऐसी स्टेक बेच रहा है और अदानी पोर्ट इस चक्कर में अगर अपनी यूपीएसआई शेयर कर रहा है, तो आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। शेयरिंग ऑफ यूपीएसआई बाय अदानी, इस चीज को कवर किया उसने। वो कहता है जी हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, हमें यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर आप यूपीएसआई शेयर करते हो अदानी साहब, अगर आप यूपीएसआई शेयर करते हो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बस वही लिखा है, पढ़ के देखिएगा। ट्रिगर पॉइंट से तो नीचे है, तो ट्रिगर पॉइंट से नीचे होने के बावजूद भी अगर आप इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो, वी डोंट हैव एनी इशू एट ऑल। तो पढ़ के देखिएगा। नॉट अट्रैक्ट द ऑब्लिगेशन टू मेक एन ओपन ऑफर अंडर द टेक ओवर रेगुलेशन, तो वो नहीं लग रहा है, टेक ओवर रेगुलेशन में ओपन ऑफर नहीं लग रहा है। बट वेयर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड कंपनी मतलब कौन है यहां पर मेरे पास? अदानी पोर्ट्स is of the informed opinion that sharing of such information is in the best interest of the company। ये सही रहेगा, ये फेयर प्रैक्टिस रहेगी कि हम अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करें
इसराइली कंपनी के साथ, एंड द इंफॉर्मेशन डेट कॉन्स्टिट्यूट यूपीएसआई इज डिसेमिनेटेड, मतलब शेयर की गई है टू मेड जनरली अवेलेबल एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज प्रायर टू द प्रपोज ट्रांजेक्शन बीइंग इफेक्टेड। मतलब ट्रांजेक्शन होने के 2 दिन पहले, 2 वर्किंग डेज प्रायर भी अगर आप ये इंफॉर्मेशन वगैरह कोई मतलब शेयर उनके साथ शेयर कर रहे हो, एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज प्रायर टू द प्रपोज ट्रांजेक्शन बीइंग इफेक्टेड इन सच फॉर्म एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डिटरमाइन टू बी adequate and fair to cover the relevant and material fact। ठीक है जी। तो अगर ये इंफॉर्मेशन मान लीजिए जो कि आप अवेलेबल करवा रहे हैं, डिसेमिनेटेड टू बी मेड जनरली अवेलेबल, जो जनरली अवेलेबल हो रही है एटलीस्ट 2 ट्रेडिंग डेज प्रायर टू द प्रपोज ट्रांजेक्शन, इस प्रपोज ट्रांजेक्शन के 2 दिन पहले तक अगर ये इंफॉर्मेशन जनरली अवेलेबल हो रही है और आप उस पार्टी को पहले से ही शेयर कर रहे हो ये यूपीएसआई, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आम जनता के लिए इंफॉर्मेशन कब शेयर हो रही है? मैं कहता हूं कम से कम 2 दिन पहले भी शेयर हो रही है, कम से कम 2 दिन पहले भी शेयर हो रही है इस ट्रांजैक्शन के। मतलब अदानी पोर्ट में इजरायली कंपनी ये 8% स्टेक लेने जा रही है, ये घटना होने के 2 दिन पहले भी आम जनता को पता लग रही है, कोई दिक्कत नहीं। और आपने वो इंफॉर्मेशन उस कंपनी से पहले, मतलब अपनी ये इंफॉर्मेशन सारी अपनी पहले शेयरिंग कर रखी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर यूपीएसआई शेयर कर रहे हो इस चीज से रिलेटेड। चलिए उसके बाद आगे आते हैं, फिर आता है 3-4। 3-4 क्या कहता है? कहता है जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेल रिक्वायर द पार्टीज टू एग्जीक्यूट द एग्रीमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी एंड नॉन डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ सच पार्टीज एंड सच पार्टी शेल कीप द इंफॉर्मेशन सो रिसीव्ड कॉन्फिडेंशियल। मतलब फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेशन नंबर 3, फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेशन नंबर 3, यानी कि जो अदानी पोर्ट इंफॉर्मेशन शेयर करेगा अपने सभी के सभी कनेक्टेड पर्सन वगैरह के साथ में, जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करेगा कौन? अदानी पोर्ट्स, चाहे 3.1 के अंदर या 3.2 के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, उन लोगों को ये इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ेगी। यानी कि पर्सन रिसीविंग इन्फो इन 3.3 shall keep it confidential। तो जिन लोगों के पास भी 3.3 की इंफॉर्मेशन आ रही है, दे shall keep it confidential। ठीक है। अब ये 3.3 में इंफॉर्मेशन शेयर किसके साथ हो सकती है? 3.3 में इंफॉर्मेशन शेयर किसके साथ हो सकती है? एक तो भाई इजरायली कंपनी की तो है ही है, उसके साथ तो कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। इसके अलावा कंपनी के बैंकर्स, कंपनी के मर्चेंट बैंकर्स, इन सब के साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। तो जिनके पास भी ये इंफॉर्मेशन शेयर की गई है, चाहे वो टेक ओवर के केस में हो, चाहे वो अदरवाइज स्टेक सेल के बारे में हो, बट ध्यान रखना आपको जिनके पास भी इंफॉर्मेशन है वो उसे एग्रीमेंट होगा कि आप इस इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखोगे, आप इस इंफॉर्मेशन को लीक नहीं करोगे पहले। चले अब कंपनी के एक्सपर्ट, लीगल कंसल्टेंट, सब इन सबको तो इंफॉर्मेशन होती है। आगे, the board of director or head of the organization of every person required to handle the UPSI shall ensure that a structured digital database is maintained containing the nature of the unpublished price sensitive information and the name of such person who have shared the information, and also the name of the person, name of such person with whom such information is shared under this regulation, along with the permanent account number or other identifier authorized by the law where the permanent account number is not available। बहुत सिंपल सा है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। कहता जी बात ऐसी है कि अगर मान लीजिए आपको इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, ए लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, शेयरिंग ऑफ यूपीएसआई हो रही है, शेयरिंग ऑफ यूपीएसआई किस लिए हो रही है? फॉर एनी लेजिटिमेट पर्पस, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, डिस्चार्ज ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन,
इन पर्पसेस से हो रही है, ठीक है। तो फिर ये रिसीवर है। तो कंपनी तुम क्या करोगे, एक डेटाबेस मेंटेन करोगे, उस डेटाबेस में सारी इंफॉर्मेशन रखोगे। कौन, बाय हुम, किसने शेयर की, टू हुम, किसको शेयर की, पैन नंबर, डेट ऑफ शेयरिंग, इंफॉर्मेशन क्या थी, पर्पस क्या था। लो जी, ये सारी इंफॉर्मेशन आप रखोगे इस डेटाबेस के अंदर। ठीक हो गई इतनी बात, पढ़ के देखना। The board of director or head of organization of every person required to handle the UPSI shall ensure that the structured digital database मतलब ऑनलाइन मेंटेन रहेगा, containing the nature of the UPSI and the name of such person who have shared the information, the name of person to whom the information is shared along with his PAN number and other identifier authorized by the law where the permanent account number is not available, तो उसका पासपोर्ट नंबर वगैरह जो कुछ भी है, ये इंफॉर्मेशन जो है उसको अवेलेबल करवानी पड़ेगी, मतलब ये डेटाबेस मेंटेन करना पड़ेगा आपको। एंड एक एमसीक्यू पर्पस से रेलेवेंट लाइन है, सच डेटाबेस शैल नॉट बी आउटसोर्स्ड एंड शैल बी मेंटेन्ड इंटरनली विद द एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्डिंग्स ध्यान रखना। एंड चेक सच एज टाइम स्टैंपिंग एंड ऑडिट ट्रेल टू इंश्योर नॉन टेम्परिंग ऑफ द डेटाबेस। ये ध्यान रखना। ये इस डेटा के बारे में खास बात है कि इस डेटा को ना तो टेम्परिंग अलाउ होगी, इसका प्रॉपर ऑडिट ट्रेल मेंटेन किया जाएगा, किसी को आउटसोर्स नहीं होगा और ये इंटरनली मेंटेन होगा, नो आउटसोर्सिंग फॉर दिस डेटा। ठीक है, आगे तो स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटाबेस के बारे में आगे लिखा है, द रिक्वायरमेंट टू मेंटेन द स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटाबेस इज अवेलेबल एप्लीकेबल टू द लिस्टेड कंपनीज एंड इंटरमीडियरी एंड द फिड्यूशरी। तो किस किस के ऊपर है ये रिक्वायरमेंट, लिस्टेड कंपनी के ऊपर है, उसके इंटरमीडियरीज के ऊपर है, फिड्यूशरीज के ऊपर है, बैंकर, सीएस फर्म, लीगल फर्म, म्यूचुअल फंड्स, ये सब म्यूचुअल फंड्स, हर वो व्यक्ति जो कि कंपनी से रिलेटेड यूपीएसआई को हैंडल कर रहा है। द लिस्टेड कंपनी इन इट्स डेटाबेस शैल रिकॉर्ड द नेम ऑफ द यूपीएसआई शेयर, डिटेल ऑफ सेंडर, रिसीवर वगैरह। The intermediary or fiduciary in its database shall record nature of the UPSI received shared, detail of the company whose UPSI received shared। एक चार्टेड अकाउंटेंट मेंटेन करके रखेगा, उसके पास जितनी भी लिस्टेड कंपनी होगी यूपीएसआई आई है तो कौन सी कंपनी से रिलेटेड आई है, कौन है सेंडर, कौन है रिसीवर, अलॉन्ग विद द पैन वगैरह। डेटाबेस सर्वर प्रोवाइडेड बाय द थर्ड पार्टी वेंडर वेदर विद इन और आउटसाइड इंडिया विल बी कंसिडर्ड एज आउटसोर्स्ड। तो यानी कि कोई भी सर्वर थर्ड पार्टी का उठाओगे तो वो आउटसोर्स माना जाएगा, जो अलाउ नहीं है। रिकॉर्ड शैल बी अपडेटेड इन द स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटाबेस एज एंड व्हेन द इंफॉर्मेशन गेट्स ट्रांसमिटेड। ठीक है जी, तो जैसे ही इंफॉर्मेशन शेयर करोगे इस डेटाबेस के अंदर वो अपडेशन हो जाएगा। तो बस ये इतनी सी इंफॉर्मेशन है, इतनी सी ये कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करोगे, यूपीएसआई करोगे, तो उसकी इंफॉर्मेशन वगैरह इस डेटाबेस के अंदर मेंटेन जरूर की जाएगी। ठीक है जी, और आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, फिर ये डेटाबेस को कितने टाइम के लिए मेंटेन करना है। स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटाबेस इज प्रिजर्व्ड फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 8 ईयर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रेलेवेंट ट्रांजैक्शंस। बस जी इतनी सी लाइन ध्यान रखना, बस इससे ज्यादा और ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। फिर अच्छा एक और बात पढ़ लेना, कहता है इन द इवेंट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बोर्ड रिगार्डिंग एनी इन्वेस्टिगेशन और एनफोर्समेंट प्रोसीडिंग्स, कंपनी के खिलाफ अगर कोई इन्वेस्टिगेशन या इन्फोर्समेंट प्रोसीडिंग्स वगैरह चल रही है तो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इन द स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटाबेस शैल बी प्रिजर्व्ड टिल द कंप्लीशन ऑफ सच प्रोसीडिंग्स। तो मतलब तब तक जब तक ये प्रोसीडिंग खत्म नहीं हो जाती, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड तब तक शेयर की जाएगी, अदरवाइज 8 साल तक मेंटेन की जाएगी, सब फिड्यूशरी कैपेसिटी वालों के द्वारा भी और कंपनी के द्वारा भी।
8 साल तक मेंटेन की जाएगी। ठीक है, चलिए अब रेगुलेशन 3 के बाद आती है रेगुलेशन 4। रेगुलेशन 4 का सबसे क्रूशियल पॉइंट है जिसका नाम है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब क्या है? देखो जी, रेगुलेशन 3 और 4 में सबसे बड़ा फर्क क्या है? रेगुलेशन 3 के अंदर हम लोगों ने कहा था कि आप कोई इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, ना तो कम्युनिकेट करोगे, ना शेयर करोगे, ना अवेलेबल करवाओगे किसी को, ना एक्सेस दोगे। बट यहां पर बात की जाती है केवल ट्रेडिंग की, कि ट्रेडिंग की बात कर रहा है कि आप ट्रेडिंग नहीं करोगे सिक्योरिटीज के अंदर अगर आप पोसेशन में हो किसके? यूपीएसआई के। यानी कि अगर आप यूपीएसआई के पोसेशन में हो तो फिर आपको ट्रेडिंग अलाउ नहीं है, हम ट्रेडिंग अलाउ नहीं करेंगे आपको। अच्छा, नो इनसाइडर शेल ट्रेड। इनसाइडर का मतलब समझ गए ना? कनेक्टेड पर्सन, और जो जिन्हें कनेक्टेड पर्सन ने इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराई अपनी वाइफ वगैरह। तो नो इनसाइडर शेल ट्रेड इन सिक्योरिटी डेटा लिस्टेड और प्रपोज टू बी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज when in the possession of the UPSI। तो रेगुलेशन 4 और 3 में फर्क क्या है? रेगुलेशन 3 मना करती है कम्युनिकेट करने पर और 4 मना करती है ट्रेड करने पर। Where a person who has traded in the security has been in the possession of the UPSI, his trade would be presumed to have been motivated by the knowledge and awareness of such information in his possession। यानी कि अगर आपने ट्रेड किया सिक्योरिटी में, इनसाइडर्स अगर आपने ट्रेड किया सिक्योरिटीज में, तो फिर माना जाएगा कि आपको तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी भाई, हम तो ये मान के चलेंगे। यानी कि रेगुलेशन 3, रेगुलेशन 4 रेस्ट्रिक्शन ऑन शेयरिंग पब्लिक कम्युनिकेशन और यहां पर रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेडिंग। यहां पर रेस्ट्रिक्शन का पर्पस क्या है? ट्रेडिंग, ट्रेडिंग पे रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, आगे, ओहो, आगे बढ़ते हैं। कहता प्रोवाइडेड डेट द इनसाइडर में प्रूव हिज इनोसेंस, मतलब मैं बेकसूर हूं। एक होता है मैं बकासुर हूं, बकासुर नहीं, मैं बेकसूर हूं। बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग द सर्कमस्टेंसेस इंक्लूडिंग द फॉलोइंग, मतलब आप बच सकते हो, यानी कि आपकी कुछ एक्सेप्शन है जहां हम आपको ट्रेडिंग अलाउ कर सकते हैं। ओके, पहला क्या है? ऑफ मार्केट ट्रेड, यानी कि मार्केट आवर खत्म होने के बाद ट्रेडिंग हो रही है। द ट्रांजैक्शन इज एन ऑफ मार्केट इंटरसेट ट्रांजैक्शन बिटवीन इनसाइडर्स हु वर इन द पोसेशन ऑफ सेम यूपीएसआई। दोनों के पास, दोनों इनसाइडर के पास ये यूपीएसआई है, दोनों के पास ही, विदाउट बीइंग इन ब्रीच ऑफ रेगुलेशन नंबर 3। रेगुलेशन 3 का कहीं भी आपने ब्रीच नहीं किया, दोनों इनसाइडर हैं, दोनों के पास सेम इंफॉर्मेशन है और ऑफ मार्केट में ट्रेड हो रहा है, एंड बोथ पार्टीज हैड मेड अ कॉन्शियस एंड इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजंस। आगे देखिएगा। प्रोवाइडेड दैट सच यूपीएसआई वाज नॉट ऑब्टेन्ड अंडर सब रेगुलेशन नंबर 3 ऑफ सब रेगुलेशन नंबर 3 of regulation number 3 of these regulations। यानी कि ये यूपीएसआई वाज नॉट ऑब्टेन, मतलब रेगुलेशन नंबर 3 के अंदर ऑब्टेन नहीं की गई थी। अच्छा, रेगुलेशन नंबर 3 क्या थी? अभी आपने किया रेगुलेशन नंबर 3 क्या थी भाई? हमने रेगुलेशन नंबर 3 के अंदर एक्सेप्शंस की थी। एक्सेप्शन किस चीज से रिलेटेड की थी? मैंने कहा जी कुछ केसेस में आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, तो ये दोनों केसेस किए थे जहां पर आप ट्रिगर पॉइंट अचीव होने पे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, या फिर दूसरा जहां आप स्टेक सेल होने पर अपनी वैसे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो। तो कहता है जी हम उन चीजों की कल्पना नहीं कर रहे, वहां पे तो आप शेयर कर सकते हो इंफॉर्मेशन, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हम तो और बाकी केसेस की बात कर रहे हैं। मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोज केसेस, हम बाकी केसेस की बात कर रहे हैं। बाकी केसेस में आपने क्या कवर किया? ऑफ मार्केट ट्रेड हो रहा है,
ऑफ मार्केट ट्रेड हो रहा है, दो इनसाइडर के बीच में ट्रेड हो रहा है, दोनों के पास यूपीएसआई था और रेगुलेशन नंबर 3 का किसी भी एंगल से ब्रीच नहीं हो रहा, प्लस बोथ पार्टीज ने कॉन्शियस एंड इन्फॉर्म्ड ट्रेड डिसीजन लिया है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसे कंसीडर करना है। फिर रिपोर्टिंग ऑफ द ऑफ मार्केट ट्रेड प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच ऑफ मार्केट ट्रेड मतलब आफ्टर द स्टॉक एक्सचेंज के बाहर अगर कोई ट्रेड हुआ है, shall be reported by the insider to the company within 2 working days। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी के किसी डायरेक्टर ने अपने किसी दूसरे डायरेक्टर को अपने शेयर बेच दिए हैं, ठीक है, कंपनी के बैंकर के पास कुछ शेयर थे, वो बैंकर ने अपने शेयर कंपनी के डायरेक्टर को बेच दिए हैं, कंपनी के किसी और मतलब कनेक्टेड पर्सन के पास जो शेयर थे उसने उठा के किसी और को बेच दिए हैं, किसी और इनसाइडर को बेच दिए हैं। तो फिर every company shall notify the particular of such trade to the stock exchange on which the securities are listed within 2 trading day from the receipt of disclosure or becoming aware of such information। दोबारा पढ़ लो जी, सच ऑफ मार्केट ट्रेड रिपोर्ट किए जाएंगे इनसाइडर के द्वारा, कब कंपनी को कब रिपोर्ट किए जाएंगे, 2 वर्किंग डेज के अंदर, और कंपनी नोटिफाई करेगी स्टॉक एक्सचेंज को कब, विद इन 2 ट्रेडिंग डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द डिस्क्लोजर। यानी कि ये भी इनसाइडर, ये भी इनसाइडर, इनके अंदर ट्रांजैक्शन हुई है, ये इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी कंपनी 2 वर्किंग डेज के अंदर, कंपनी ये इंफॉर्मेशन शेयर करेगी स्टॉक एक्सचेंज को 2 ट्रेडिंग डेज के अंदर। आगे, द ट्रांजेक्शन वॉज कैरिड आउट थ्रू द ब्लॉक डील। ब्लॉक डील क्या होती है? जो 10 करोड़ रुपए से ऊपर की डील होती है ना किन्हीं शेयर्स के अंदर, उसे ब्लॉक डील कहते हैं। तो उसे ब्लॉक डील विंडो मैकेनिज्म के अंदर गवर्न किया जाता है, मतलब उन ट्रांजैक्शन के लिए सभी की अलग रेगुलेशन होती है ब्लॉक डील्स के लिए। तो अगर मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन ब्लॉक डील के अंदर हो रही है, मतलब 10 करोड़ रुपए से ऊपर की कोई ट्रांजैक्शन हो रही है बिटवीन द पर्संस हु वर इन द पोसेशन ऑफ, अगेन हु वर इन द पोसेशन ऑफ यूपीएसआई without being in breach of the regulation 3 and both parties had made a conscious and the informed trade decision, provided that such UPSI was not obtained by either person under the 3(3) of these regulation। we are not talking about 3(3) की regulation, हम तो otherwise की बात कर रहे हैं। तो अगर बात करो इस रेगुलेशन नंबर 4 की, तो रेगुलेशन नंबर 4 ने क्या कहा है, जरा बात देखना जरा। एक्सेप्शन टू रेगुलेशन नंबर 4, रेगुलेशन नंबर 4 कहती है कि अगर ऑफ मार्केट कोई ट्रांजैक्शन हो रही है या फिर ब्लॉक डील हो रही है, यही कह रहा है। अगर ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन हो रही है मतलब स्टॉक मार्केट के बाहर के आवर्स में हो रही है कोई ट्रांजैक्शन, अलाउ होती है, यस अलाउ होती है, कंपनी के प्रमोटर्स वगैरह के बीच में ही इस तरीके की इंफॉर्मेशन अलाउ होती है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लॉक डील्स हो रही हैं, दोनों ही तरफ इनसाइडर है, बोथ इनसाइडर्स, ठीक है, इन्हें प्राइवेट प्लेसमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, तो ये हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये जो डिसीजन लिया जा रहा है, दोनों कॉन्शियस डिसीजन ले रहे हैं, प्लस दोनों ही इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले रहे हैं। इन्फॉर्म्ड का मतलब क्या होता है कि डेट इज दे आर अवेयर, दे पीपल आर अवेयर अबाउट ऑल द फैक्ट्स, दे हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द फैक्ट्स। तो दे आर अवेयर अबाउट ऑल द फैक्ट्स, मतलब दे आर टेकिंग द इन्फॉर्म्ड डिसीजन। चाहे ऑफ मार्केट डील हो रही है, चाहे ब्लॉक डील हो रही है, ब्लॉक डील मतलब 10 करोड़ से ऊपर की, दोनों पार्टीज इनसाइडर हैं एंड दे आर कॉन्शियस प्लस इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले रहे हैं। प्लस किसी भी एंगल से रेगुलेशन 3 का वायलेशन नहीं हो रहा, नॉट वायोलेटिंग रेगुलेशन नंबर 3। लॉ कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर इस तरीके की ट्रांजैक्शन हो रही है तो ब्लॉक डील हो रही है, अलाउ है, ऑफ मार्केट ट्रेड हो रहा है, अलाउ है। कीवर्ड क्या है? दोनों तरफ इनसाइडर है, दोनों कॉन्शियस, मतलब दोनों तरफ ही कॉन्शियस डिसीजन लिया जा रहा है ट्रेडिंग का, प्लस इन्फॉर्म डिसीजन लिया जा रहा है, ठीक है। और रेगुलेशन 3 का कहीं से भी वायलेशन नहीं हो रहा।
चले, और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये जो लास्ट लाइन है इसका ध्यान रखना, ये जो प्रोवाइडेड वाली लाइन है ना, मतलब देखो प्रोवाइडेड कहता है प्रोवाइडेड दैट सच यूपीएसआई वाज नॉट ऑब्टेन्ड अंडर 3.3, यहां पे भी कहता है प्रोवाइडेड सच यूपीएसआई वाज नॉट ऑब्टेन्ड बाय आइदर पर्सन अंडर 3.3, यानी कि ये जो इनसाइडर चाहे ऑफ मार्केट डील कर रहे हैं या ब्लॉक डील कर रहे हैं, ये नॉट ऑन द बेसिस ऑफ 3.3 की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डील नहीं कर रहे हैं। 3.3 मतलब जब ट्रिगर पॉइंट अचीव हुआ था या फिर स्टेक सेल हुई थी, वो वाली इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ट्रेड नहीं होना चाहिए। तो मैं यहां पे भी ना ये चीज लिखवा देता हूं, क्योंकि आपके पास पता लगा आप दोनों इनसाइडर हो और आपके पास कंपनी के टेक ओवर वगैरह से रिलेटेड वाइटल इंफॉर्मेशन थी, आप उसके बेसिस पे ऑफ मार्केट ट्रेड कर रहे हो या फिर ब्लॉक डील कर रहे हो, वो मना है। तो यानी कि बोथ इनसाइडर आल्सो नो सच ऑफ मार्केट ऑब्लिक ब्लॉक डील अलाउड based on unpublished price sensitive information of 3.3 takeover stake sale। ठीक है जी, चलो जी और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। फिर कहता है अगर मान लीजिए ट्रांजैक्शन इन क्वेश्चन वाज कैरिड आउट पर्सुएंट टू द स्टैट्यूटरी और द रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट द बोनाफाइड ट्रांजैक्शंस, रेगुलेटरी और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो किसी स्टैट्यूटरी या रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस के कारण टू कैरी आउट द बोनाफाइड ट्रांजैक्शंस। फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए आप कोई ट्रेडिंग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अब आप 25% एक्वायर करने के बाद एडिशनल 26% एक्वायर कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जांपल एक्विजिशन ऑफ, बट ब्लॉक डील तो नहीं हो रही, ऑफ मार्केट नहीं हो रही, दो इनसाइडर के बीच में नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं है। और आप अगर एक्विजिशन ऑफ एडिशनल 26% कर रहे हो और आपके पास यूपीएसआई भी है, क्योंकि यूपीएसआई आपको मिल गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है 3.3 के अंदर, और फिर उसके बेसिस पे अगर आप एक्विजिशन वगैरह कर रहे हो एडिशनल 26% का, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ एडिशनल 26% अपॉन ट्रिगर पॉइंट। फिर द ट्रांजैक्शन इन क्वेश्चन, हम वो बता रहे हैं वो सिचुएशन जहां पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखो जी एक्सेप्शंस हैं, पहला कहता है ट्रेडिंग अलाउ नहीं है, फिर कहता है आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ऑफ मार्केट ट्रेड है, ब्लॉक डील है, फिर अगर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, फिर ट्रांजैक्शन इन क्वेश्चन वाज अंडरटेकन पर्सुएंट टू द एक्सरसाइज ऑफ द स्टॉक ऑप्शन। भाई साहब मैं स्टॉक ऑप्शन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता, ट्रेडिंग की रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि स्टॉक ऑप्शन के ऊपर ऑलरेडी बहुत रेस्ट्रिक्शन होती हैं, इतने लॉक इन पीरियड होते हैं। सबसे पहले स्टॉक ऑप्शन ग्रांट होता है, ग्रांट होने के बाद फिर वेस्ट होता है, वेस्ट होने के बाद फिर स्टॉक ऑप्शन एक्सरसाइज होता है। तो ग्रांट से वेस्टिंग के बीच में ही मिनिमम लॉक इन पीरियड हो जाते हैं, कई बार 1 से 3 साल का। तो फिर यार इतना टाइम तक इंफॉर्मेशन पहले ही ऑलरेडी लॉक इन रही है, तो ऐसे तो कोई स्टॉक ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं करेगा। आपने स्टॉक ऑप्शन एक्सरसाइज किया, भाई कल को आपको सेबी पकड़ लेगा, नहीं जी तुमने स्टॉक ऑप्शन एक्सरसाइज क्यों किया? भाई एक्सरसाइज होने से पहले ग्रांट हुआ था, ग्रांट से पहले वेस्ट हुआ था, वहां पे बहुत सारा लॉक इन था, तो ऑलरेडी कवर्ड बाय ह्यूज लॉक इन पीरियड्स यार। तो अब बस और कुछ इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दस सिंस ऑलरेडी कवर्ड बाय लॉक इन पीरियड। तो यहां पर स्टेप्स क्या होते हैं एक्सरसाइज ऑफ स्टॉक ऑप्शन में? सबसे पहले ग्रांट होता है, फिर वेस्ट आते हैं, आपको अधिकार मिलता है। अभी कंपनी, ग्रांट का मतलब कंपनी ने अनाउंस किया है, वेस्ट का मतलब आपके पास अधिकार आया है, वेस्ट होने के बाद एक्सरसाइज होता है,
यानी कि अब आप अपना ये राइट एक्सरसाइज कर सकते हो। यहां से यहां तक भी लॉक इन होता है और यहां से यहां तक भी लॉक इन होती है। अब जान लेनी है क्या, और क्या करोगे। फिर पांचवा, इन केस ऑफ अ नॉन इंडिविजुअल इनसाइडर्स, नॉन इंडिविजुअल इनसाइडर्स, अच्छा मतलब कॉर्पोरेट्स वगैरह, ओके। The individual who were in the possession of such UPSI were different from the individual taking trading decisions। मतलब नॉन इंडिविजुअल इनसाइडर्स के केस में भी डिसीजन कौन लेंगे, उनके केएमपी की मैनेजरियल पर्सन ये डिसीजन लेंगे ना। तो वो इंडिविजुअल जो कि पोसेशन में थे यूपीएसआई के, वो डिफरेंट थे फ्रॉम द इंडिविजुअल टेकिंग ट्रेडिंग डिसीजंस, and such decision making individual were not in the possession of such UPSI when they took the decision to trade। पढ़ के देखो, पढ़ के देखो। मैंने कहा जी टाटा planned to acquire shares of Infosys। हाँ जी, अगर पर्सन्स जिनके पास यूपीएसआई था वो डिफरेंट था फ्रॉम पर्सन टेकिंग डिसीजन, ये बात आपको प्रूव करनी पड़ेगी कि जिन्होंने डिसीजन लिया इन्फोसिस के डिसीजन, इन्फोसिस के शेयर्स लेने का या शेयर वगैरह बेचने का या शेयर लेने का, वो अलग लोग थे, और जिनके पास यूपीएसआई थी कंपनी में वो अलग लोग थे। द इंडिविजुअल हु वर इन द पोसेशन ऑफ सच यूपीएसआई डिफरेंट थे फ्रॉम द इंडिविजुअल टेकिंग ट्रेडिंग डिसीजंस। ये बात आपको प्रूव करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। कौन? टाटा वालों जो कि ट्रेडिंग कर रहे हो। एंड द सच डिसीजन मेकिंग इंडिविजुअल, जो ये डिसीजन मेकिंग इंडिविजुअल थे, दे वर नॉट इन द पोसेशन ऑफ द यूपीएसआई। जिसके पास यूपीएसआई थी वो अलग था, डिसीजन लेने वाला अलग था, और जो डिसीजन लेने वाला था उसके पास यूपीएसआई नहीं थी। He was not having access, जो पर्सन डिसीजन ले रहा था, मतलब जो who was going to share the information, who was going to take a trading call, मतलब he was not in the possession of the UPSI। तो यूपीएसआई की इंफॉर्मेशन किसी और के पास थी, बट जो वो डिसीजन नहीं ले रहा था और जो डिसीजन ले रहा था उसके पास यूपीएसआई नहीं थी। नॉट हैविंग यूपीएसआई, ये कब देखा जाएगा? अदर देन इंडिविजुअल के केस में। नॉन इंडिविजुअल इनसाइडर्स, नॉन इंडिविजुअल इनसाइडर्स के बीच में, जो कि नॉन इंडिविजुअल है, मतलब कॉर्पोरेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इनसाइडर्स हैं, इनसाइडर्स मतलब फॉर एग्जाम्पल आप बैंकर हो, आप कंपनी के बैंकर हो, ठीक है। कंपनी के बैंकर के पास, मान लीजिए मैं ये लिख देता हूं, बैंकर ऑफ इन्फोसिस, ठीक है। अब ये शेयर खरीद रहे हैं किसके? इन्फोसिस के, बट इन्फोसिस का बैंकर है, इसके पास तो सारी यूपीएसआई होगी। तो जो जिस व्यक्ति के पास यूपीएसआई है वो ये डिसीजन नहीं ले रहा, एंड नॉट टेकिंग डिसीजन इन्वेस्ट करने का, और जो डिसीजन ले रहा है उसके पास यूपीएसआई नहीं है। अगर आप ये प्रूव कर पाए, वी डोंट हैव एनी इशू, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब अगर आप ये प्रूव कर देना बस, ठीक है। आगे बढ़ें। एप्रोप्रिएट एंड एडिक्वेट अरेंजमेंट वर इन प्लेस टू इंश्योर दैट द रेगुलेशन वर नॉट वायलेटेड। तो मतलब ये इंश्योर करना पड़ेगा कि कोई भी वायलेशन नहीं हुआ है, एंड नो यूपीएसआई वर कम्युनिकेटेड बाय द इंडिविजुअल पोसेसिंग द इंफॉर्मेशन टू द इंडिविजुअल टेकिंग डिसीजंस, एंड देयर इज नो एविडेंस ऑफ सच अरेंजमेंट हैव बीन ब्रीच्ड।
ठीक है, तो यानी कि ये दोनों आपस में इंफॉर्मेशन शेयर भी नहीं कर रहे हैं, कोई वायलेशन नहीं हुआ है। अगर ये चीजें प्रूव हो गई तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। नो शेयरिंग बिटवीन पर्सन डिसाइडिंग एंड हैविंग UPSI, नो वायलेशन। लो जी, कोई वायलेशन नहीं हो रहा है अगर, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, the trade were pursuant to a trading plan set up in accordance with रेगुलेशन नंबर 5। अभी रेगुलेशन नंबर 5 शुरू करने वाला हूं, वहां पे एक ट्रेडिंग प्लान की चर्चा होगी। ट्रेडिंग प्लान क्या होता है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, वहां पर हम चर्चा करेंगे। ट्रेडिंग प्लान का मतलब क्या होता है कि देखो जी, ऐसा है, इसका मतलब कंपनी का डायरेक्टर कभी कंपनी के शेयर खरीद ही नहीं पाएगा, कंपनी के रिलेटिव कंपनी के शेयर खरीद ही नहीं पाएंगे, कंपनी के बैंकर्स कभी कंपनी के शेयर खरीद ही नहीं पाएंगे। क्या ऐसा होगा? लॉ कहता नहीं। आपको एक जरिया बताते हैं, वो क्या। कंपनी आप ना एक ट्रेडिंग प्लान बना के हमें दे दो, ये ट्रेडिंग प्लान कंपनी को सबमिट कर देना, कंपनी के कंप्लायंस ऑफिसर मतलब कंपनी सेक्रेटरी को सबमिट कर देना, जो कि इसे स्टॉक एक्सचेंज के पास भेजेगा और स्टॉक एक्सचेंज से इसकी अप्रूवल ले लेगा। ये ट्रेडिंग प्लान अगले 12 महीने का होता है। इस 12 महीने में बताया जाता है कि क्या हम कंपनी के कभी शेयर ले सकते हैं, अगर ले सकते हैं तो किस तरीके से लेंगे। फॉर एग्जांपल, आपको पूरा प्लान बताना पड़ता है कि हम कंपनी के शेयर लेंगे, जुलाई में लेंगे, सितंबर में लेंगे, अगले 12 महीने का आपको प्लान बताना पड़ता है। अगर ये प्लान स्टॉक एक्सचेंज अप्रूव कर देती है तो ये अप्रूव ट्रेडिंग प्लान बन जाता है, और इस अप्रूव ट्रेडिंग प्लान के मुताबिक अगर आप शेयर बेचना या खरीदना चाहते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी इसे रेगुलेशन 5 के अंदर अभी डिटेल में कवर करने जा रहा हूं। The trading was pursuant to a trading plan set up in accordance with रेगुलेशन नंबर 5। अभी इसको वहीं देखेंगे, एक फिलहाल जीके है, रेगुलेशन 5 में ऑलरेडी कवर हो जाएगा ये। फिर ओनर्स ऑफ पोसेसिंग द UPSI, हाँ जी, इन द केस ऑफ अ कनेक्टेड पर्सन द ओनर्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग दैट दे वर नॉट इन द पोसेशन ऑफ द UPSI शैल बी ऑन सच कनेक्टेड पर्सन, एंड इन अदर केस द ओनर्स शैल बी ऑन द बोर्ड। इन द केस ऑफ कनेक्टेड पर्सन, अगर कोई भी कनेक्टेड पर्सन इन्वॉल्व है, तो कनेक्टेड पर्सन अगर कोई ट्रेडिंग वगैरह करता है तो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि ही वाज नॉट इन द पोसेशन ऑफ द UPSI। और अगर कोई कनेक्टेड पर्सन नहीं है तो फिर सेबी को प्रूव करना पड़ेगा कि ही वाज इन द पोसेशन ऑफ द UPSI। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। द बोर्ड में स्पेसिफाई सच स्टैंडर्ड एंड रिक्वायरमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये तो जरूरत नहीं है। खैर चलो जी, तो अभी ये क्लास मैं यहीं पर रोकता हूं और इसको अगली क्लास के अंदर मैं ख़त्म करूंगा। और चलो जी, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।